हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज जो वन शॉट रिवीजन चल रहा था इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आज हम लेकर आते हैं आपके लिए तीसरा नंबर चैप्टर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसमें प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक के चैप्टर कवर होंगे ऑब्जेक्टिव के। तो आज ये जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, जब एवरेज कॉस्ट घटता है, व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का कंपैरिजन कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया है मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी मार्जिनल कॉस्ट नॉट इक्वल टू एसी एवरेज कॉस्ट। तो जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में कंपेयर होता है कि कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इज लेसर देन इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो यहां आपका आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए है एसी बराबर टी एफ सी, टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसी बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन सी कह रहा है एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन डी कह रहा है एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आप लोगों को बताया गया है क्लासेस में कि टोटल कॉस्ट यानी कि टीसी बराबर होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। दोनों साइड अगर क्यू से डिवाइड कर देंगे तो एसी निकल जाता है। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा? एएफसी प्लस टीवीसी प्लस एबीसी। तो यानी कि टीसी माने टीसी इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर दोनों साइड क्यू से डिवाइड कर दें तो टीसी का क्यू से डिवाइड करेंगे तो एसी निकल जाएगा, टीएफसी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो एएफसी निकल जाएगा, और टीवीसी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो एएफसी निकल जाएगा। इसके तहत आपका आंसर होगा डी, आपका आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, सही है। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ट्रांसफर अर्निंग, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस इट मींस कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनमें से सबको हम लोग कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनमें से सबको, इट मींस कि आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है? तो एवरेज कॉस्ट का शेप पहले ही बता दिया जाता है, एवरेज कॉस्ट का शेप यू शेप्ड होता है, इट मींस कि आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, द एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज ₹520, average variable cost at 5 unit of output is ₹40, average cost of producing 5 unit is, ऑप्शन नंबर ए है ₹20, ऑप्शन नंबर बी है ₹40, ऑप्शन नंबर सी है 56 एंड ऑप्शन नंबर डी है 60। तो कह रहा है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट हो, आउटपुट इज ₹520, 520। कह रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज ₹520, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज ₹40, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट इज। तो ऑप्शन ए है ₹20, ऑप्शन बी है ₹40, ऑप्शन सी है ₹56, ऑप्शन डी है ₹60। तो आपका यहाँ आंसर होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, क्लास में बनवाया गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा रहा था कि टीसी माने टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टीसी बराबर होता है टीवीसी प्लस टीएफसी।
तो देखेंगे कि कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी, ऑप्शन बी है टीसी बराबर टीवीसी माइनस टीएफसी, ऑप्शन सी है टीएफसी बराबर टीवीसी प्लस टीसी, ऑप्शन सी है टीसी बराबर टीवीसी इंटू टीएफसी। तो ऑप्शन डी तो होता नहीं है। तो टीसी बराबर होता है फॉर्मूला टीवीसी प्लस टीएफसी। तो अगर टीवीसी को प्लस में रखा जाए तो टीसी माइनस टीएफसी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दिया जाए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कह रहा है कि इन आउटपुट इंक्रीज होता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर सी रिमेन कांस्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव होता है। तो जब आउटपुट इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है आउटपुट, तो डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है। तो रिमेन कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। जब इंक्रीज होता है आउटपुट तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फैक्टर आर यूज्ड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सा फैक्टर यूज होता है शॉर्ट रन में प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। तो फिक्स फैक्टर भी होता है, वेरिएबल फैक्टर भी होता है, यानी कि सी होगा। बोथ एंड भी दोनों ही फैक्टर यूज होते हैं जब शॉर्ट रन का प्रोडक्शन होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग फिगर शोज, ये फिगर जो है ये क्या शो कर रहा है। ये फॉलोइंग फिगर दिखा रहा है कि ये फिगर दिखा रहा है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है। ये फिगर दिखा रहा है फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है, क्योंकि हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं केवल शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। ये फिगर जीरो से जाकर आप मैक्सिमम लेवल तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है ये फिगर टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, टोटल कॉस्ट ये है नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें व्हाट डज द गिवन फिगर शो। ये फिगर क्या दिखा रहा है। ये फिगर दिखा रहा है ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंशन इन सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी कंट्रैक्शन इन सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन सप्लाई, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है नन ऑफ दिस। तो ये बता रहा है एक्सटेंशन इन सप्लाई। एक्सटेंशन इन सप्लाई, प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई भी बढ़ा है, तो ये बताता है आपका एक्सटेंशन इन सप्लाई। ये बताता है आपका एक्सटेंशन इन सप्लाई। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स which the seller is ready to sell in the market at fixed price and time is called। कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच द सेलर इज रेडी टू सेल, वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को सेलर बेचने के लिए तैयार होता है इन द मार्केट में एट फिक्स प्राइस एट टाइम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सप्लाई बोलते हैं। इट मींस कि ये सप्लाई का एक तरह से डेफिनेशन ही है सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सप्लाई इज एसोसिएटेड विद, सप्लाई एसोसिएटेड होता है ऑप्शन नंबर ए अ टाइम पीरियड से, ऑप्शन नंबर बी प्राइस से, बोथ एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन है सप्लाई इज एसोसिएटेड विद, सप्लाई इज एसोसिएटेड विद, सप्लाई एसोसिएटेड होता है टाइम पीरियड से, ऑप्शन नंबर बी प्राइस से, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो सप्लाई संबंधित होता है टाइम पीरियड से और प्राइस दोनों से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, कह रहा है डिटर्मिनेटिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज। इनमें से सप्लाई के डिटर्मिनेंट माने कौन कौन से है। प्राइस ऑफ द गुड्स है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इट मींस कि आंसर होगा ऑल द अबव। आंसर होगा ऑल द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई। सही है, डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई में। अगला क्वेश्चन अगर सप्लाई का मूव लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, ये भी बात सही है, राइटवर्ड में मूव करता है अपवर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है सप्लाई इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, सप्लाई अफेक्टेड होता है बहुत सारे फैक्टरों से, यही बात सही है, यानी कि आंसर डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव, सारे
पॉइंट्स क्या हैं, सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज द लॉ ऑफ सप्लाई, इनमें से कौन सा फंक्शन लॉ ऑफ सप्लाई को दिखाता है, शो करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सप्लाई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू पी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट, हाईली इलास्टिक ES ग्रेटर देन 1, परफेक्टली इनइलास्टिक ES इज इक्वल टू 0 एंड ऑल द अबव। तो कह रहा है इनमें से सही कौन है, तो ऑल द अबव, सारे ही आंसर सही हैं। ऑल द अबव इज द राइट आंसर, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग फिगर शो, फॉलोइंग फिगर क्या दिखाता है, फॉलोइंग फिगर, तो ये फिगर दिखाता है आपको, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज द राइट आंसर, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन E इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है जब E इज इक्वल टू 0 होता है। ये क्वेश्चन सही है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है जब व्हेन E माने इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो कह रहा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाय 40% बट सप्लाई इंक्रीजेस बाय ओनली 15%, द सप्लाई ऑफ सच कमोडिटी वुड बी, सप्लाई क्या होगा, उस कमोडिटी का सप्लाई क्या होगा। तो कह रहा है ऑप्शन ए हाईली इलास्टिक, ऑप्शन बी इलास्टिक, ऑप्शन सी इनइलास्टिक, ऑप्शन डी परफेक्टली इनइलास्टिक। तो कह रहा है कि हाईली इलास्टिक 40%, कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 40% से बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाती है 15, तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी वुड बी, क्या होगा सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। कह रहा है कि सी इनइलास्टिक इज द राइट आंसर, मतलब कि घट रहा है, प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई कम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इनइलास्टिक होगा, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो लैंड, उत्पादन का साधन है लैंड, लेबर ये भी है, कैपिटल ये भी है, इट मींस कि ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन संबंधित है किससे, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन से, बी लॉन्ग रन से, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, शॉर्ट रन से। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होता है, कैपिटल होता है, बी लेबर होता है, सी लैंड होता है, इनमें से कोई नहीं, डी। तो कह रहा है कि एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का साधन जो एक्टिव होता है, तो लेबर नहीं एक्टिव होता है, लेबर एक्टिव होता है क्योंकि इधर से उधर खुद के काम करता है। आगे देखें 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड बाय सेम प्रोपोर्शन and as a result output increases by a greater proportion then it is called, ऑप्शन नंबर ए है। कह रहा है कि if all the factor of production are increased, सारे factor of production को बढ़ा दिए जाए by same proportion में, एक समान अनुपात में, as a result output increases by a greater proportion then it is called, उसको क्या बोलेंगे, constant returns to scale बोलेंगे, decreasing return to scale बोलेंगे, increasing return to scale बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी none of these। तो कह रहा है इसका आंसर होगा सी इंक्रीजिंग। जब कह रहा है कि सारे प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा तो जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीजिंग रिटर्न में होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट, कह रहा है इनमें से कौन इंक्लूडेड है मनी कॉस्ट में। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट। मनी कॉस्ट में इसमें आंसर है आपका डी सब कॉस्ट, क्योंकि मनी कॉस्ट बराबर होता ही है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला ही होता है, आप लोग याद रखेंगे ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है मनी कॉस्ट बराबर होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट, इसमें से कौन फिक्स कॉस्ट नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इनमें से कौन फिक्स कॉस्ट नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम तो है, इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ
रॉ मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी रेंट ऑफ फैक्ट्री। तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए रॉ मटेरियल का दाम घटते बढ़ते रहता है, इसलिए ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, क्योंकि बाजार में कच्चे माल की कीमत कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सी इज द राइट आंसर। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का कीमत घटते बढ़ते रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कह रहा है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है डिफरेंस। ऑप्शन नंबर ए है रिमेन कांस्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर डी है बोथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो यहाँ क्या होता है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ फैक्ट। कह रहा है कि चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ फैक्ट, प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ फैक्ट होता है बोथ। ऑप्शन नंबर ए है बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी है ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओनली फिक्स्ड कॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो कह रहा है कि चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ फैक्ट, कह रहा है प्रोडक्शन का क्वांटिटी चेंज होता है किसके वजह से, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों की वजह से, ओनली वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से एंड नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ओनली वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन तो केवल क्या होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल क्या होता है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है, वेरिएबल कॉस्ट बदलता है। तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी घटेगा बढ़ेगा किसकी वजह से, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है what effect occurs when production is shut down। कह रहा है कि इफेक्ट क्या होगा जब प्रोडक्शन इज शट डाउन। तो शट डाउन होगा तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन, वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगा। सी वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो, ऑप्शन नंबर डी फिक्स कॉस्ट बिकम जीरो। तो कह रहा है कि क्या होगा जब प्रोडक्शन शट डाउन, जब शट डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो क्या होगा। तो कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल मतलब लेबर होता है, लेबर ही नहीं रहेंगे जब शट डाउन, कंपनी बंद हो जाएगा, जब प्रोडक्शन उत्पादन बंद हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नेम क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नेम है इकोनॉमिक कॉस्ट। ये तो पहले भी चैप्टर में आ चुका है, इसलिए मैंने आंसर मार दिया इकोनॉमिक कॉस्ट। इन विच मार्केट, कौन से मार्केट में एमआर माने मार्जिनल रेवेन्यू में बिकम जीरो और नेगेटिव। किस तरह के मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो सकता है, बिकम जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए मोनोपोली, ऑप्शन नंबर बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट कंपटीशन। तो कह रहा है कि किस मार्केट में एमआर माने मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मोनोपोली में भी हो सकता है और मोनोपोलिस्टिक में भी हो सकता है मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव और जीरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच मार्केट ए आर बराबर एम आर, किस मार्केट में ए आर बराबर एम आर होता है। मोनोपोली में होता है, ऑप्शन नंबर बी मोनोपोलिस्टिक में होता है, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट कंपटीशन। तो देखें बोथ देख के मार नहीं देना चाहिए, क्योंकि आंसर होगा डी परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है, ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, ऑप्शन सी ए आर लेस देन एम आर होता है। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो ए आर ग्रेटर देन एम आर होगा, ध्यान रखेंगे। पूछता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए आर
ग्रेटर देन एम आर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इन विच मार्केट फॉलोइंग फिगर बिलोंग्स, कह रहा है किस मार्केट में ये फिगर बिलोंग्स करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन नंबर बी है मोनोपोली कंपटीशन, ऑप्शन नंबर सी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ फिगर देखने से बाद पता चलता है कि मोनोपोली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है with which condition firm will get maximum profit, कह रहा है किस कंडीशन में फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करता है। तो वेयर एम आर बराबर एम सी माने मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और मार्जिनल कॉस्ट कट करता है एम आर कर्व फ्रॉम बिलो नीचे से। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऊपर वाला दोनों कंडीशन सही है। कह रहा है कि अगर एम आर बराबर एम सी होगा और एम आर कर्व को क्या करेगा, कट करेगा नीचे से, तो वो वहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन परफेक्ट कंपटीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा कांस्टेंट होता है, ए आर कांस्टेंट होता है, एम आर कांस्टेंट होता है, बोथ ए आर एम आर दोनों कांस्टेंट होता है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर तो कह रहा है इन परफेक्ट कंपटीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन में इनमें से कौन कांस्टेंट होता है, ए आर कांस्टेंट होता है, एम आर कांस्टेंट होता है, बोथ ए आर एंड एम आर दोनों, तो दोनों ही कांस्टेंट होता है। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कांस्टेंट होता है क्योंकि प्राइस उसमें फिक्स्ड रहता है, इसीलिए ए आर और एम आर दोनों क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फिक्स रहता है इसलिए ए आर और एम आर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन परफेक्ट कंपटीशन ऑप्शन नंबर ए है ए आर बराबर एम आर, ऑप्शन नंबर बी है ए आर ग्रेटर देन एम आर, ऑप्शन सी है ए आर लेस देन एम आर, ऑप्शन डी है ए आर प्लस ए सी बराबर एम आर। तो परफेक्ट कंपटीशन में ऑलवेज ए आर बराबर एम आर होता है। अभी मैं चर्चा कर ही रहा था क्योंकि प्राइस फिक्स होता है इसलिए ए आर और एम आर बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन 5 यूनिट ऑफ अ गुड्स आर सोल्ड total revenue is rupees 100, when 6 units are sold marginal revenue is rupees 8, at what price are 6 units sold। ये क्वेश्चन क्लास में भी बनवाया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आता है 18। इट मींस कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एम आर माने मार्जिनल रेवेन्यू इज एक्सप्रेस्ड एज, मार्जिनल रेवेन्यू को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं कैसे। तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की भी चर्चा किए होंगे, ध्यान रखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल शब्द का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। मार्जिनल शब्द से माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज एक्सप्रेस, मार्जिनल रेवेन्यू को एक्सप्रेस करते हैं, दो तरह के फॉर्मूला है, एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला होता है एम आर माने मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे डेल्टा बना नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि नीचे में डेल्टा नहीं बनाया हुआ है इसलिए मैंने बना दिया। हमारे एक्सप्रेस एज डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है और क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसी को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ए आर इज सोन एज, ए आर को दिखाते हैं कैसे। तो ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कभी भी निकालना होता है तो टोटल को क्यू से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एवरेज निकालना है किसका, टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो आंसर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए ही सही है क्योंकि और सारे ऑप्शन बकवास दिए हुए हैं, क्योंकि ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू कर रहा है सोन दिखता है कैसे, जब टी आर को क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज रेवेन्यू कर देता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज, कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे दिखाते हैं। तो डेल्टा क्यू एस अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू एस अपॉन पी। तो ऑप्शन ए ही सही दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 इफ द प्राइस ऑफ अ गुड्स राइजेस बाय 60%, कह रहा है कि किसी गुड्स का प्राइस 60% से बढ़ जाता है एंड सप्लाई इंक्रीजेस ओनली 5%, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। तो कह रहा है कि 5% से सप्लाई बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी क्या होगा, सप्लाई हाईली इलास्टिक होगा, ऑप्शन नंबर बी इलास्टिक होगा, ऑप्शन नंबर सी इनइलास्टिक होगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो कह रहा है कि भाई राइस
प्राइस बढ़ रहा है 60% से और सप्लाई बढ़ रहा है 5% से, यानी कि सप्लाई कम बढ़ रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता है हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, इसलिए यहाँ ऑप्शन होगा इनइलास्टिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस इन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। ऑप्शन नंबर ए है लेस देन यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है इक्वल टू यूनिट, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटर देन यूनिट, ऑप्शन नंबर डी है इनफाइनाइट। तो यहां पे कहता है कि ग्रेटर देन यूनिट, कह रहा है कि करेक्ट, प्रोपोर्शनल चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन, गुड्स में ज्यादा का चेंज हो रहा है और प्राइस में कम का चेंज हो रहा है, तो ग्रेटर देन यूनिट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस मोर विद द रिजल्ट ऑफ अ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस द नेचर ऑफ सप्लाई विल बी। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इलास्टिक होगा। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस मोर with the result of a small increase in price, थोड़ी सी प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में अत्यधिक चेंज हो जाए तो इसको बोलते हैं इलास्टिक, माने हाईली इलास्टिक यहाँ होना चाहिए, लेकिन केवल इलास्टिक दिया है तो दैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, द इलास्टिसिटी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस इज लेस देन यूनिट, ऑप्शन नंबर बी मोर देन यूनिट, C इक्वल टू यूनिट एंड इक्वल टू 0। तो यहां आंसर होगा C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, इक्वल टू यूनिट, क्योंकि वो ओरिजिन से होके जाता है इक्वल टू यूनिट। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इज ₹330 एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ₹3, टोटल कॉस्ट इज, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो यहां आंसर है आपका डी, यहाँ आंसर है आपका